नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। दिन भर की खास खबरों के साथ हाजिर हूं। इससे पहले कि आज की सुर्खियां शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर हमारी मदद करें, क्योंकि आपके सहयोग से ही सीधी और सच्ची पत्रकारिता इस देश में जीवित रह सकती है। हमारी कोशिश जारी है और आपका सहयोग चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों का सिलसिला। भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार हुई तेज। 2022-23 की पहली तिमाही में जीडीपी 13.5% होने का दावा। 2 सालों के कोरोना महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही अप्रैल से जून के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने 13.5% की दर से विकास किया है, जबकि 2021-22 की पहली तिमाही में 20.1% जीडीपी रहा था। तो चौथे तिमाही जनवरी से मार्च के बीच देश का आर्थिक विकास दर 4.1% रहा था। दरअसल 2021-22 के लो बेस और घरेलू मांग में तेजी के चलते जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ा है। साथ ही इस तिमाही में निवेश खपत में तेजी देखी गई है। 2022-23 की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 13.5% रहा है, लेकिन ये आरबीआई के 16.2% के अनुमान से कम है। आपको बता दूं कि ये आंकड़े केंद्र सरकार ने जारी किए हैं। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़े बताते हैं कि बीते 2 वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 की पहली तिमाही कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन से प्रभावित रहा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। हालांकि इस तिमाही में भी वैश्विक कारणों के चलते कमोडिटी की कीमतों में भारी तेजी देखने को मिली थी। बावजूद इसके आर्थिक विकास में रफ्तार दिखाई दे रही है। हालांकि अगर अलग अलग क्षेत्रों पर नजर डालें तो स्थिति अब भी चिंताजनक बनी हुई है। बावजूद इसके नरेंद्र मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार पकड़ने का दावा कर रही है। एनएसओ की ओर से जारी आंकड़े ही अर्थव्यवस्था की चिंताजनक हालत को बयां करने के लिए काफी है। एनएसओ की ओर से जारी आंकड़े में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ रेट 4.8% रहा है, जबकि 2021-22 की पहली तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ रेट 49% रहा था। कृषि क्षेत्र का विकास दर 2.2% रहा है, जबकि 21-22 की पहली तिमाही में यह 4.5% रहा था। अगर बात करें कंस्ट्रक्शन सेक्टर की तो इसका ग्रोथ रेट 16.8% रहा है, जबकि 21-22 की पहली तिमाही में यह 71.3% रहा था। इसी तरह ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग से जुड़ी सेवाओं का ग्रोथ रेट 25.7% रहा है, जो 21-22 की पहली तिमाही में 34.3% रहा था। फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज का ग्रोथ रेट 9.2% रहा है, जो बीते वर्ष की पहली तिमाही में 2.3% रहा था। दिल्ली में बदमाशों ने बड़ी लूट को अंजाम दिया, करोड़ों का सोना ले उड़े। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में बदमाशों ने एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जाता है कि 4 बदमाशों ने एक व्यापारी से सोने की लूट की है। इसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि पुलिस के हाथ लूट के मामले में कुछ अहम सुराग लगे हैं। इस घटना के पीड़ित ने बताया कि सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच वो डायमंड गोल्ड ज्वेलरी से भरा बैग लेकर जा रहा था। 50 मीटर की दूरी पर उसकी गाड़ी खड़ी थी। सामने से एक पुलिस की वर्दी में आदमी आया और एक सादे कपड़े में था। उन्होंने पूछा कि बैग में क्या है। इस पर पीड़ित ने बताया कि सामान है। इसके बाद उनमें से एक व्यक्ति ने बैग चेक करवाने को बोला और पीड़ित ने मना कर दिया। इस दौरान पीछे से एक व्यक्ति आया और उसने पीड़ित की आंखों में लाल मिर्च का पाउडर
डाल दिया। मिर्ची डालने के बाद पीड़ित को होश नहीं रहा कि आगे क्या हुआ। लुटेरे उनके बैग लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने यह भी बताया है कि बदमाशों के पास हथियार भी थे। सूत्रों का कहना है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक ये ज्वेलरी मुंबई, अहमदाबाद और सूरत से लाई गई थी, जिसे अब चंडीगढ़ और लुधियाना लेकर जाना था। इस घटना से यह स्पष्ट है कि दिल्ली में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लूट हो, हत्या हो या फिर गोली चलने की घटना हो, लगातार यह सिलसिला दिल्ली यानी देश की राजधानी में जारी है, जो चिंता पैदा करने वाली बात है। इधर मोदी कैबिनेट का तुअर, उड़द, मसूर की खरीद सीमा बढ़ाने का निर्णय। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल ने आज मूल्य समर्थन योजना के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद सीमा मौजूदा 25% से बढ़ाकर 40% करने को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को योजनाओं में इस्तेमाल करने के लिए बफर स्टॉक से रियायती दरों पर 15 लाख टन चना जारी करने का फैसला लिया गया है। सरकार ने कहा है कि राज्यों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्रोत वाले राज्यों के निर्णय मूल्य पर 8 रुपये प्रति किलो की छूट के साथ 15 लाख टन चना उठाने की पेशकश की जाएगी। केंद्र सरकार इस योजना के क्रियान्वयन पर लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राज्यों को इस चने का उपयोग मध्याह्न भोजन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पीडीएस सिस्टम से देश के आम गरीबों को अनाज दिए जाते हैं और एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम जैसी योजनाओं में करने की जरूरत होगी। यह एक बारगी व्यवस्था 12 महीने की अवधि के लिए या चने के 15 लाख टन के भंडार के पूर्ण निपटान तक जो भी पहले हो के लिए लागू होगी। बिहार पहुंचे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। सीएम नीतीश के साथ गठबंधन करने के संकेत। 2024 लोकसभा को लेकर कुछ मंत्रणा भी हुई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आज बिहार की यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने गलवान घाटी में चीन के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए बिहार के सैनिकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि दी। तेलंगाना के सिकंदराबाद में आग लगने की घटना में जान गंवाने वाले बिहार के 12 मजदूरों के परिवारों को भी उन्होंने आज 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की। कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। ऐसे में जब वर्ष 2024 के आम चुनाव के अधिक समय नहीं बच रहे हैं, केसीआर की बिहार की इस यात्रा के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। आम चुनाव 2024 में सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ केसीआर विपक्ष को एकजुट करने के प्रयास में जुटे हुए हैं और लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर हैं। बिहार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने तेलंगाना राज्य के लिए के चंद्रशेखर राव के प्रयासों की जमकर सराहना की। बिहार के सीएम ने कहा के चंद्रशेखर राव जी, आपके प्रयास से ही तेलंगाना बना है। अलग तेलंगाना राज्य के लिए आप 2001 से संघर्ष कर रहे थे। आपका ही परिश्रम है कि अलग तेलंगाना राज्य बनने का सपना साकार हुआ। अलग तेलंगाना राज्य बना और इसमें चुनाव हुआ तो बहुमत हासिल कर सरकार बनाई। अलग तेलंगाना राज्य आपकी मेहनत के कारण ही बनना संभव हुआ, ऐसा कहना था नीतीश कुमार का। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लोग मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने यह संकेत भी दिया कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी मिलकर पूरे देश में सभी विपक्षी दल एक होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगे और इसकी रूपरेखा आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मां का निधन।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मां पाओला माइनो का शनिवार 27 अगस्त को इटली में उनके आवास पर निधन हो गया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पाओला को मंगलवार 31 अगस्त को अंतिम विदाई दी गई। 24 अगस्त को कांग्रेस ने बयान जारी कर बताया था कि सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी के साथ विदेश जाएंगी। बयान में कहा गया था कि नई दिल्ली लौटने से पहले सोनिया गांधी अपनी बीमार मां को भी देखने जाएंगी। सोनिया गांधी की मां के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी शोक जाहिर किया है। उन्होंने बुधवार को एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा है कि मैं सोनिया गांधी की माता पाओला माइनो के निधन पर शोक संवेदना प्रकट करता हूं। उनकी आत्मा को शांति मिले। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं सोनिया जी और पूरे परिवार के साथ है। इधर दिल्ली में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना आप नेताओं पर मुकदमा ठोकेंगे। यह बयान उपराज्यपाल के कार्यालय की ओर से जारी किया गया है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार और उपराज्यपाल के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना आप नेताओं के खिलाफ अदालत जाएंगे। उन्होंने सौरभ भारद्वाज, आतिशी, दुर्गेश पाठक और जैस्मिन शाह सहित अन्य आप नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। उन्होंने उन पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप को झूठा बताते हुए कानूनी कार्रवाई करने का फैसला लिया है। एलजी हाउस की तरफ से जारी बयान में इस बात की जानकारी दी गई है। दरअसल आपके इन नेताओं ने हाल ही में दावा किया है कि 2016 में नोटबंदी के दौरान उपराज्यपाल एक घोटाले में शामिल रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग की है। यह मामला आप विधायक दुर्गेश पाठक द्वारा दिल्ली विधानसभा में उठाया गया था। आप नेता आतिशी ने कहा है कि मैं तो ये पूछना चाहती हूं कि विनय सक्सेना जो है सीबीआई की जांच से भाग क्यों रहे हैं। कुछ नहीं किया होगा तो बच जाएंगे। सीबीआई और ईडी को जांच करने दीजिए। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया होगा तो बच जाएंगे। इसके साथ ही आप नेताओं ने कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये पता चल जाए कि सीबीआई इंडिपेंडेंट एजेंसी है या फिर बीजेपी के ऑपरेशन लोटस की एजेंसी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी वर्सेस भाजपा का ड्रामा उफान पर। दिल्ली में एक दूसरे को नीचा दिखाने की राजनीति उफान पर है। आज आम आदमी पार्टी के विधायकों और कार्यकर्ताओं ने सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन किया। सीबीआई दफ्तर के बाहर धरना देने वाले सभी आप विधायक इस बात पर अड़े थे कि जब तक डायरेक्टर से मुलाकात नहीं होती वो यहां धरने पर ही बैठे रहेंगे। कुछ देर बाद सीबीआई अधिकारियों की एक टीम ने आम आदमी पार्टी के विधायकों से मुलाकात की। आप विधायकों ने सीबीआई को कथित ऑपरेशन लोटस की जांच करवाने की मांग संबंधी अपनी लिखित शिकायत भी सौंपी। इसके बाद धरना समाप्त हो गया। आप नेता दिलीप पांडे ने मीडिया को बताया कि उन्होंने सीबीआई को अपनी शिकायत दे दी है। उन्होंने कहा कि अब देखना होगा कि कब तक वो एक्शन लेंगे। आप विधायक ने दोहराया कि इस मामले में जल्द से जल्द सीबीआई को एक्शन लेना ही होगा, जांच शुरू करनी होगी। उन्होंने कहा कि यह बड़ा घोटाला है जो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त कर राज्यों में सरकारें बनाने का आरोप लगाया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी स्वयं विधानसभा में कहा था कि बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाकर देश भर में दूसरी पार्टियों के 277 विधायकों को 6,300 करोड़ रुपए खर्च कर तोड़ा है और अपनी सरकार बनाई है। आप नेताओं का सवाल है कि इतने विधायकों को तोड़ने के लिए आखिर पैसा कहां से आया, इसकी राष्ट्रव्यापी जांच की जाए। भारत एक नया नौसेना झंडा फहराएगा। गुलामी के प्रतीक को हटाने का फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय की ओर से कहा गया है कि भारत एक नया नौसेना झंडा फहराएगा। यह झंडा देश के पहले स्थानीय रूप से निर्मित
विमान वाहक की औपचारिक शुरुआत के लिए एक ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रतीक को हटा देगा। वर्तमान पताका में सेंट जॉर्ज का एक प्रमुख क्रॉस, इंग्लैंड का राष्ट्रीय ध्वज और भारत के 9 दशकों से एक मुकुट निर्भरता के रूप में एक विरासत है जो 1947 में स्वतंत्रता के साथ समाप्त हुई थी। पीएम मोदी के इस कदम को गुलामी की मानसिकता से बाहर आने के उनके आह्वान की दृष्टि से एक अहम कदम माना जा रहा है। खबर है कि पीएम मोदी शुक्रवार को केरल में विक्रांत के चालू होने पर नए डिजाइन का खुलासा करेंगे। इस निर्णय को पीएम कार्यालय ने सैन्य आत्मनिर्भरता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। यह भी कहा गया है कि कार्यक्रम के दौरान पीएम नए नौसैनिक ध्वज का अनावरण करेंगे जो औपनिवेशिक अतीत को खत्म करेगा, जो समृद्ध भारतीय समुद्री विरासत के अनुरूप है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सेंट जॉर्ज क्रॉस 1928 से यानी 1928 से नौसैनिक ध्वज की एक विशेषता रही है। इसे 2001 और 2004 के बीच एक संक्षिप्त अवधि में भी उस समय की भाजपा सरकार ने नीले भारतीय नौसेना शिखा के साथ बदल दिया था। मोदी सरकार विदेशी सैन्य खरीद पर निर्भरता समाप्त करने और घरेलू रक्षा हार्डवेयर उद्योग का निर्माण करने पर बल दे रही है और कुछ दिनों पहले 15 अगस्त में लाल किला के प्राचीर से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 5 प्रण जो जारी किए थे उनमें से विदेशी मानसिकता से हटने की बात भी की थी। क्या फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस 215 करोड़ की वसूली में शामिल है? खबर है कि फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 215 करोड़ रुपए की जबरन वसूली के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन को तलब किया है। अदालत ने अभिनेत्री से कहा है कि इस मामले में वो 26 सितंबर को कोर्ट में पेश हों। बता दें कि हाल ही में इस मामले में कोर्ट में जांच एजेंसी ने दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें जैकलीन को आरोपी बनाया गया था। कोर्ट ने उसी चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए आज की सुनवाई में अभिनेत्री को सम्मन भेजा है। आज सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने अदालत को जानकारी दी कि दिल्ली पुलिस ने भी जैकलीन फर्नांडिस को 12 सितंबर को पूछताछ के लिए समन किया है। इससे पहले भेजे गए समन पर वो पेश नहीं हुई थी। जैकलीन के वकील ने आश्वस्त किया कि वो दिल्ली पुलिस की ओर से होने वाली पूछताछ के लिए अपनी तारीख पर पेश होंगी। ईडी ने इसी महीने तिहाड़ जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े रंगदारी के लगभग 215 करोड़ रुपए के मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को आरोपी बनाया था। सुकेश के साथ कथित संबंधों को लेकर जैकलीन से ईडी कई बार पूछताछ कर चुकी है। कुछ वक्त पहले जैकलीन की 12 लाख रुपए की एफडी को भी जब्त किया गया था। कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश जनता को 10 गारंटी। कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले वहां की जनता के लिए 10 गारंटी वाला मिनी चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने हिमाचल चुनाव के लिए अपने मिनी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त करने का भी वायदा किया है। अपने मिनी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने हिमाचल की जनता के लिए बेरोजगारी और शिक्षा का भी खास ध्यान दिया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस नेताओं ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश के लिए 10 गारंटी की घोषणा की। इस मौके पर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा, कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला, हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा वीरभद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सिंह भी मौजूद थे। हिमाचल के लिए मिनी चुनावी घोषणा पत्र जारी करने के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल की महान जनता को आज हम 10 गारंटी दे रहे हैं। पुरानी पेंशन स्कीम होगी बहाल, महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 1500 रुपए, महंगाई की मार होगी कम, 300 यूनिट बिजली
फ्री देंगे हम, युवाओं को 5 लाख रोजगार, बागबान तय करेंगे फलों की कीमत, युवाओं से के लिए 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड, मोबाइल क्लिनिक से होगा हर गांव में मुफ्त इलाज, हर विधानसभा क्षेत्र में खुलेंगे 4 अंग्रेजी माध्यम स्कूल, गाय भैंस पालकों से हर दिन 10 लीटर दूध खरीदेंगे और 2 रुपये किलो में गोबर खरीदने का वायदा भी कांग्रेस पार्टी ने आज हिमाचल की जनता से किया है। रूस के साथ होने वाले युद्ध अभ्यास में भारत के शामिल होने पर अमेरिका को सख्त आपत्ति। खबर है कि रूस की मल्टीनेशनल वोत्सुक 2022 एक्सरसाइज में भारत के शामिल होने पर अमेरिका ने ऐतराज जताया है। अमेरिका के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। ऐसे में रूस के साथ किसी भी देश के युद्धाभ्यास को लेकर अमेरिका को गहरी आपत्ति है। अमेरिकी व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा है कि रूस के साथ किसी भी देश के युद्धाभ्यास को लेकर अमेरिका चिंतित है। उन्होंने कहा है कि युद्ध एक्सरसाइज में हिस्सा लेने वाले हर एक देश को इस बारे में सोचना चाहिए। दरअसल उनसे यह सवाल किया गया था कि भारत अमेरिका का सहयोगी देश है, ऐसे में क्या भारत को रूस के साथ एक्सरसाइज में हिस्सा न लेने पर अमेरिकी भारत पर दबाव डालेगा। आपको बता दें कि वोत्सुक 2022 एक्सरसाइज रूस के क्लादिवोस्तोक में गुरुवार से शुरू होने वाली है, यानी आज से ही शुरू होने वाली है। रूस के अलावा भारत, चीन, मंगोलिया, अल्जीरिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सीरिया और निकारागुआ जैसे देशों की सेनाएं इस एक्सरसाइज में शामिल हो रही हैं। यह युद्धाभ्यास ट्राई सर्विस यानी जल, थल और आकाश में किया जाएगा। इसमें सभी देशों के करीब 50,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। भारत की गोरखा रेजिमेंट की एक टुकड़ी इसमें शामिल होगी। इसमें 80 सैनिक हैं। हालांकि इस युद्धाभ्यास में शामिल होने को लेकर भारत ने बढ़ा चढ़ाकर कोई प्रचार नहीं किया है। और अब देश में अपराध को लेकर एक खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का खुलासा, भारत में रेप के रोजाना औसतन 86 केस, राजस्थान सबसे आगे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2021 में बलात्कार के कुल 31,677 मामले यानी रोजाना औसतन 86 मामले दर्ज किए गए। वहीं उस साल महिलाओं के खिलाफ अपराध के करीब 49 मामले प्रति घंटे दर्ज किए गए, जो वास्तव में चिंता पैदा करने वाली स्थिति है। गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2021 रिपोर्ट के अनुसार 2020 में बलात्कार के 28,046 मामले थे, जबकि 2019 में 32,033 मामले दर्ज किए गए थे। 2021 में राजस्थान में दुष्कर्म के सबसे अधिक 6,337 मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद मध्य प्रदेश में 2,947, महाराष्ट्र में 2,496, उत्तर प्रदेश में 2,845, दिल्ली में 1,230 मामले दर्ज किए गए। रिपोर्ट के अनुसार 2021 में देश भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,28,278 मामले दर्ज किए गए, जिनमें अपराध की दर प्रति 1 लाख आबादी पर 64.5% थी। ऐसे अपराधों में 77.1% मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए गए। आंकड़ों के अनुसार देश भर में 2020 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 3,71,503 मामले और 2019 में 4,05,326 मामले दर्ज किए गए थे। एनसीआरबी के अनुसार 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के सबसे अधिक 56,083 मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए। इसके बाद राजस्थान में 40,738, महाराष्ट्र में 39,526, पश्चिम बंगाल में 35,884 और ओडिशा में 31,352 मामले दर्ज किए गए। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में अपराध का ग्राफ किस तरह से बढ़ रहा है। खासकर महिलाओं के विरुद्ध अपराध का मामला तेजी से बढ़ रहा है और कई राज्यों में चिंताजनक स्थिति बनी हुई। हालांकि उन राज्यों की सरकारें और उनके मुख्यमंत्री लगातार यह दावे करते हैं कि कानून व्यवस्था उनके यहाँ दुरुस्त है
और उन्होंने आधुनिक टेक्नोलॉजी से पुलिस को लैस किया है और लोगों में कानून पुलिस का भय है, कानून राज है वहां। लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े ये बताते हैं कि वास्तव में उन राज्यों में चिंताजनक स्थिति बनी हुई है और इसमें और बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। सरकार को संवेदनशील बनने की आवश्यकता है, जबकि सामाजिक दृष्टि से भी इसमें जागृति पैदा करने की बड़ी जरूरत है। तो ये थी आज दिन भर की खास खबरें और देश एवं दुनिया की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए द पब्लिक वर्ल्ड के साथ। आपसे फिर हमारी गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें और हमारी मदद करें, क्योंकि आपकी मदद के बिना पत्रकारिता जो वास्तविक स्वरूप है उसमें जारी नहीं रह सकती। आपका मदद, आपका सहयोग बहुत आवश्यक है। इसलिए